क्या कहते हैं जिसमें गर्भाशय में कॉपर-टी रखी जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भ निरोध कहते हैं उस विधि को जिसमें गर्भाशय में कॉपर-टी रखी जाती है। दोस्तों एक बार गर्भाशय में कॉपर-टी रख देने के बाद यह अवरोध का कार्य करती है और महिलाएं गर्भ धारण करने से बच जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियां में क्या शामिल होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है गर्भ निरोधक गोलियों में। दोस्तों इन गोलियों का उपयोग करके महिलाएं गर्भ धारण करने से बच सकती है। दोस्तों ये गोलियां सुरक्षित है और विश्व भर में इन गोलियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर युग्मक कहते हैं गतिशील जीवाणु कोशिका को। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं, तो अगतिशील जीवाणु कोशिका को कहते हैं मादा युग्मक। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो वृषण है ये पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है। दोस्तों वृषण है शरीर से बाहर होता है ये अंडकोश की थैली में। इस वृषण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। चूंकि शुक्राणुओं को निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण बाहर अंडकोश की थैली में होते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद रहती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो मूत्राशय के नीचे स्थित होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि को पोरुस ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। प्रजनन में इस ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके द्वारा पहुंचता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिंब वाहिनी के द्वारा अंडा अंडाशय से कोख में पहुंचता है। डिंब वाहिनी है जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम कहते हैं गर्भनाल। दोस्तों गर्भनाल को जिसे हम बोलते हैं प्लेजेंटा। गर्भावस्था में गर्भनाल का निर्माण होता है जो भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज का निर्माण होता है निषेचन के परिणाम स्वरूप। दोस्तों इसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में क्रिया करके युग्मनज बनाते हैं। ये युग्मनज को हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो रजोदर्शन से महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडजनन कहते हैं मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन क्या कहलाता है? दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन किस में होता है? किस में होता है, ये क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है डिंब के साथ जो शुक्राणु का निषेचन होता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, बच्चों का लिंग किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। दोस्तों माता में सभी गुणसूत्र समान होते हैं, परंतु पिता में जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है वो भिन्न होता है। तो 23वां जोड़ा गुणसूत्र एक्स वाई, और माता में सभी गुणसूत्र समान होते हैं। इसलिए जो बच्चों का लिंग है पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है।
पिता के गुणसूत्र पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण जीन उत्परिवर्तन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो mRNA है ये प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट है। दोस्तों mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये, प्लेजेंटा जो है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण करने वाला उत्तक है। जैसे प्लेजेंटा को हम बोलते हैं गर्भनाल भी बोलते हैं, जो कि भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज किसने की? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज की। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का काम होता है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी की बात करें, कार्ल लेडिस्टर ने रक्त समूह की खोज की थी। इसके बाद ऑप्शन नंबर जो डी है, फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने डीएनए की खोज की थी। दोस्तों कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, जो डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने, परंतु डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, शुक्राणु अस्थायी रूप से किसमें रखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो अधिवृषण है इसमें शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष अंग का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो शुक्रवाहिका है ये मनुष्य में पुरुष अंग का एक हिस्सा है। दोस्तों शुक्रवाहिका के अलावा जो वृषण है ये भी महत्वपूर्ण अंग है पुरुषों का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, किसकी मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के कारण बच्चा पैदा होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गर्भाशय है गर्भाशय की मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के कारण बच्चा पैदा होता है। दोस्तों जो गर्भाशय है इसे हम बच्चेदानी भी बोलते हैं। बच्चेदानी महिला के शरीर में एक गर्भाशय होता है जो कि उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मादा रोगाणु कोशिका या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अंडाशय में निर्मित होते हैं मादा रोगाणु कोशिका या अंडे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। दोस्तों जो अगर हम गुणसूत्र की बात करते हैं तो महिला और पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 23 जोड़ी होते हैं। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ये दोनों में समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है ये दोनों में अलग अलग होता है, जिन्हें हम हिस्टोसोम कहते हैं। जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है महिला और पुरुषों में, महिला में होता है XX और पुरुषों में होता है XY, जिसे हम हिस्टोसोम कहते हैं। इस 23वें जोड़ी गुणसूत्र के आधार पर ही बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मादा युग्मक में। क्रोमोसोम जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र। दोस्तों अगर यहाँ पूछा जाए कि नर युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो नर युग्मक में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पूछा जाए कि कितने जोड़ी होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी समान होते हैं, परंतु 23 जोड़ी है नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मादा युग्मक कहते हैं भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ
होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में होता है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन। दोस्तों वृषण कहाँ है? तो वृषण अंडकोश की थैली में बाहर रहते हैं, अंडकोश की थैली में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बंधों द्वारा डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इनका काम होता है अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भ्रूणपोष है ये बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। दोस्तों जो भ्रूण की अवस्था होती है ये 8 सप्ताह के अंत तक होती है, अंत तक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल द्वारा मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया गया था। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया गया था मेंडल के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग है जो होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। दोस्तों यहाँ शब्द है आनुवंशिक रोग, तो ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं इन्हें हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। दोस्तों हीमोफीलिया, आपने एक नाम सुना होगा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी आनुवंशिक रोग है। जो क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, 30 तक इसके पहले वाला जो वीडियो था पार्ट 1 इसमें कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो थैलेसीमिया है एक आनुवंशिक रोग है। दोस्तों यहाँ शब्द है आनुवंशिक, तो आनुवंशिक रोग वे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं, इन्हें हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। जैसे एक रोग का नाम आपने नाम सुना होगा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी एक आनुवंशिक रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते रहता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीनोटाइप आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं। 2016 में आया वाला क्वेश्चन है एनटीपीसी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रिगर जॉन मेडल है इन्होंने आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादित किया था, इसलिए ग्रिगर जॉन मेडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। दोस्तों जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं जिन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, और यह तकनीकी कहलाती है आनुवंशिकता। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 है, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जीन है ये डीएनए का एक खंड जो हम प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों जीन शब्द का जो नामांकन किया था ये जोहानसन ने किया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानसन। दोस्तों जो जीन है ये गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 35, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो लैंगिक प्रजनन है ये अधिक विविधता ला सकता है। दोस्तों लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों आपस में मिल करके जाइगोट्स का निर्माण करते हैं, इसलिए यह प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वंशानुक्रम की इकाई है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वंशानुक्रम की इकाई है यह है जीन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, पुनर्जनन का अर्थ है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, यही होता है दोस्तों पुनर्जनन का अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें हम बोलते हैं समजात अंग। तो समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं समजात अंग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो डीएनए है ये आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने।
फ्रेडरिक मिसर ने और वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। दोस्तों मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी गुणों को अध्ययन किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विविधता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ये जो है माता पिता और संतानों के बीच अंतर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच में अंतर, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर जो सी है एक ही माता पिता और संतानों के बीच में अंतर, इन्हें हम बोलते हैं विविधता, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न से कौन सा अवशोषी अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मस्तिष्क जो है ये अवशोषी अंग नहीं है। दोस्तों यहाँ आया कि अवशोषी अंग, तो अवशोषी अंग वे अंग होते हैं जो पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते थे, परंतु वातावरणीय परिवर्तन के कारण उनका उपयोग नहीं रहेगा, इन्हें हम बोलते हैं अवशोषी अंग। जैसे अक्लदाढ़ का कोई उपयोग नहीं है, कान की मांसपेशी और अपेंडिक्स, ये सभी अवशोषी अंग है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं, तो आपको बताना है कि मस्तिष्क जो है ये अवशोषी अंग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे को अप्रभावी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो झुर्रीदार बीज है ये मटर के पौधे को अप्रभावी होती है। बाकी जो ऑप्शन नंबर ये जो हरी फल्ली भी होती है, पीले बीज भी और गोल बीज भी होती है, प्रभावी होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आमतौर पर मेलेडियन कारक क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जीन है ये आमतौर पर मेलेडियन कारक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिश्यू कल्चर सही है। दोस्तों जो टिश्यू कल्चर विधि है इसमें बीजों के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधों को उगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माता पिता शुद्ध प्रजनन है तभी मेंडल के नियम लागू होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो उत्परिवर्तन है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। दोस्तों जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ये ब्रिज, हांगो डी ब्रिज एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की आनुवंशिकता का पता लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी मूल के व्यक्तियों के द्वारा ही मनुष्य का पता लगाया गया था। दोस्तों मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीकी मूल में हुई थी, इसके बाद ये धीरे धीरे अन्य महाद्वीप में चले गए। दोस्तों जो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है ये है होमो सेपियंस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो चार्ल्स डार्विन है इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था। दोस्तों इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जो प्रतिपादन किया था, इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इसमें किया था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो डार्विन है इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से समजात अंग है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़े और आदमी के जो अग्रपाद है ये समजात अंग के उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विकास को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो प्राकृतिक चयन है इसके आधार पर ही जैव विकास को परिभाषित किया गया है, या जिसे हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फिलोसॉफिक जूलॉजिकल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जे.बी. लेमार्क इन्होंने फिलोसॉफिक जूलॉजिकल नामक पुस्तक लिखी थी।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है गुणसूत्र किससे संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो आनुवंशिक लक्षणों के संचरण से संबंधित है गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र पाए जाते हैं जीन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन जो है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्स क्रोमोसोम होते हैं मानव के अनिषेचित अंडे में। दोस्तों मानव में जो गुणसूत्र है ये होते हैं 23 जोड़ी, जिसमें से 22 जोड़ी महिला और पुरुष दोनों में समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम क्रोमोसोम्स कहते हैं, परंतु 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र है महिला में अलग होता है पुरुष में अलग होता है, जिन्हें हम हिस्टोसोम गुणसूत्र कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वपरागन विधि से प्राप्त किया था मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज के पौधे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो पुरुषों में XY क्रोमोसोम पाया जाता है दोस्तों यह होता है 23वां जोड़ा, और महिलाओं में जो 23वां जोड़ा होता है ये होता है XX। इसलिए जो बच्चों का लिंग निर्धारित होता है ये पिता के गुणसूत्र पर ही निर्भर करता है, और यहाँ पर होता है XY। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते उन्हें कहा जाता है, तो इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें हम कहते हैं समरूप अंग। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।